कि हो सकता है कि आज मराठी वहां पे पीट रहे हो, तो हो सकता है कि हमारे बिहारी भाई हैं वो कभी बाज नहीं आते, कल को वहां मिल गया तो वहां दिक्कत होगी। जो सटूट भारत को तोड़ने का जो षड्यंत्र ये घटिया मानसिकता के लोग कर रहे हैं, और खासकर मनसा और शिवसेना उद्धव जो कर रहे हैं, उनका नेता कह रहा है कि यहाँ नहीं बोलेंगे तो क्या हम पाकिस्तान में बोलेंगे। अरे भाई, अगर हिंदी यहाँ नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान में बोलेंगे जाकर, क्या अमेरिका में बोलेंगे। भारत की आजादी को लगभग 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस बीच भी तस्वीरें कुछ अलग आ रही है। एक तरफ जहां हमारा भारत देश विकसित भारत बनने के संकल्प को लेके चल रहा है, उसी बीच भाषा को लेकर लगातार विवाद होते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में लगातार नॉन मराठी लोगों को, जो हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं, उनको टारगेट करके मारा जा रहा है। जो वहाँ पे दुकानदार है, जो वहाँ के व्यापारी है, उनको, जो लोग मराठी भाषा के अलावा हिंदी भाषा का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें चुन चुन कर पीटा जा रहा है और मराठी भाषा बोलने के लिए प्रोवोक किया जा रहा है। इस बीच इस मुद्दे पर राय लेने के लिए हम दिल्ली के कड़कड़डुमा कोर्ट पहुंचे हैं वकीलों की राय लेने। आइए इनसे जुड़ते हैं। क्या नाम है सर आपका? एडवोकेट ओम प्रकाश। एडवोकेट साहब, जो ये तरीका अपनाया जा रहा है, भाषा को जबरदस्ती घुसेड़ा जा रहा है, बुलवाया जा रहा है, इस पे आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए मैडम, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस मुद्दे को उठाया, और ये हम लोगों के लिए बहुत शर्मनाक बात है कि हम लोग कानून को जानने वाले लोग हैं, कानून के रक्षक भी हैं। कई बार कानून हमारे सामने आता है तो हम उसका समाधान कर देते हैं। लेकिन आज जो स्थिति है कि आप देखिए मुंबई के अंदर, जबकि वहां पे देखेंगे 70-80% लोग बाहरी लोग हैं, लेकिन मराठी लोग बहुत कम है। उनका योगदान ज्यादा नहीं जितना यहाँ से हमारे बिहार के लोग हैं, यूपी के लोग हैं और अदर स्टेट से लोग जाते हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जो मैं मीडिया में देखा, बड़ा दुख हुआ कि वहां पे लोगों को पीटा जा रहा है, और हमारा कानून, फिर वही बात घूम के आ जाती है, कानून कुछ नहीं करता है। आप यहाँ से चले जाएं, वही साउथ में जाएं तो वहां पर कन्नड़ की भाषा है, अलग अलग भाषा है, मलयालम भाषा है। तो यानी कि हमारा एक जब देश है, एक कानून है, तो ये कहाँ पर दिखता है? ये बड़ा शर्मनाक बात है। और इसके लिए मैं चाहता हूं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार हमारी रहती है, ये घूम फिर करके बात वहीं आती है कि केवल ये वोट बैंक की पॉलिसी है, केवल वोट बैंक है, इससे कोई फायदा नहीं है। मैं चाहता हूं आज जरा मुंबई से, महाराष्ट्र से अधिकतर जो बाहरी लोग आ जाए तो वहां का सारा काम ठप हो जाएगा। छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा काम सारा आज बाहरी लोगों के हाथ में है। लेकिन आज इस पे केवल वोट बैंक की राजनीति होती है, चाहे कोई भी है। पहले बहुत शिवसेना का वहां नाम हुआ करता था, आज उन्हीं की वजह से बहुत दिक्कत है। पहले वो हिंदुओं के लिए बात करते थे, लेकिन आज हिंदू या मुस्लिम, आज वहीं सब प्रताड़ित है केवल भाषा के चक्कर में। जो चाहता है मराठी भाषा या फिर केवल मराठी में, ऐसे कैसे पॉसिबल होगा मैडम? दूसरे, मैं इसलिए चाहता हूं कि इस पे बहुत जल्दी से जल्दी लगाम लगाई जाए, और सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ना कोई ऐसा कानून लाए कि हम लोग एक देश एक राष्ट्र की जो बात करते हैं, और ये एक भाषा, चाहे कोई भी भाषा है, ठीक है, हमारे पास एक हमारी भारत की एक मुख्य भाषा हिंदी है, लेकिन उसके बाद में अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा है, तो सबको लेके साथ में चलना है। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह की जो वारदातें हो रही है हर एक स्टेट में, चाहे साउथ में जाओ, चाहे महाराष्ट्र में जाओ, चाहे कहीं भी जाए, ये बंद होनी चाहिए। और हर एक आम इंसान का वहां पे एक इज्जत होनी चाहिए कि जो जहां जाए, जिस भाषा में बात करना चाहे उसमें कर ले। शिवसेना के नेता है संजय राउत, उनका कहना है यदि महाराष्ट्र के अंदर मराठी नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान के अंदर मराठी भाषा बोला जाएगा? तो मैडम, इस तरह से तो कल को हम लोग साउथ में रहते हैं या केवल दिल्ली के अंदर है या और बिहार में चले जाएं, ऐसे तो कल को वो भी उधर मचाएंगे। तो आप ये देखिए, ये कोई तरीका नहीं है। संजय राउत वगैरह, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि केवल वोट बैंक की राजनीति है, और इसमें कुछ वो नहीं है कि आज आने वाले टाइम में कि हो सकता है कि महाराष्ट्र जो आने वाले चुनाव होगा तो इसमें इनको थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन वो समाज में और देश की नजरों में सारे के सारे गिर रहे हैं। कि हो सकता है कि आज मराठी वहां पे पीट रहे हो, तो हो सकता है कि हमारे बिहारी भाई हैं वो कभी बाज नहीं आते, कल को वहां मिल गया तो वहां दिक्कत होगी। इस तरह से तो अराजकता फैल जाएगी देश में भाषा के नाम पर। मैं चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार इस पे जल्दी से जल्दी रोक लगाए इस तरह की बात, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कानून हैं और सारे हमारे कानून कहीं ना कहीं एक साथ भी मिल जाता है इस तरह की वारदात में। मुझे चाहिए कि केंद्र सरकार इस पे बैठ के मुंह ना देखे और केवल इस पे लगाम लगाए, जल्दी से जल्दी लगाम लगाए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है? एडवोकेट दीपक ठाकुर। सर, ये जो भाषा को लेके लगातार विवाद छिड़ा हुआ है देश के अंदर, लोगों को पीट पीट कर जबरदस्ती मराठी भाषा बुलवाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और एक नेता का बयान है कि यदि महाराष्ट्र में रह के मराठी नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान में मराठी बोलेंगे। इसके ऊपर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया देंगे? आप एक कानूनी कड़ी से जुड़े हुए व्यक्ति है, तो क्या कानूनन क्या प्रावधान होने चाहिए इसके ऊपर? देखिए, सीधी सी बात है
हिंदुस्तान जो है, भारत विभिन्न भाषाओं, विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं, विभिन्न धर्म के लोगों से, विभिन्न जातियों के लोगों से मिलकर बना है। आज उस अटूट भारत को तोड़ने का जो षड्यंत्र ये घटिया मानसिकता के लोग कर रहे हैं, और खासकर मनसा और शिवसेना उद्धव जो कर रहे हैं, इनसे एक बात पूछी जाए कि अगर आज महाराष्ट्र का विकास हुआ है और महाराष्ट्र अगर आज इतना एक आर्थिक राजधानी के रूप में है, तो उसमें कहीं ना कहीं नॉन मराठी लोग जो है उनका भी 50% या उससे ज्यादा का योगदान है, और वहां पर वह लोग निवास करते हैं। और महाराष्ट्र कोई पाकिस्तान या बांग्लादेश या अफगानिस्तान में नहीं है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। अगर कोई हिंदी बोल रहा है, उसके साथ इस तरह से अनुचित गैर कानूनी तरीके से मारपीट करना, उसके सम्मान को ठेस पहुंचाना, वीडियो बनाकर वायरल करना, तो कहीं ना कहीं उनकी स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हो रहा है। और ऐसे लोगों पर तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो उनका नेता कह रहा है कि यहाँ नहीं बोलेंगे तो क्या हम पाकिस्तान में बोलेंगे? अरे भाई, अगर हिंदी यहाँ नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान में बोलेंगे जाकर? क्या अमेरिका में बोलेंगे? राष्ट्रभाषा है, अपने राष्ट्र में हम हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। और ऐसे घटिया मानसिकता लोगों से ये पूछना चाहिए कि आज महाराष्ट्र के लोग अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं, अगर वहाँ के लोग उनके साथ ऐसा व्यवहार करने लगे तो कैसी एक जटिल परिस्थिति हो जाएगी, लोगों के रोजगार छिन जाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान का हर व्यक्ति अपने हिंदुस्तान के लोगों से प्यार प्रेम करता है और बड़े सभ्य शालीन तरीके से रहता है। और ऐसे लोगों पर मैं तो निवेदन करूंगा वहाँ के राज्यपाल साहब से, और मैं निवेदन करूंगा अपने देश के गृह मंत्री से, मैं निवेदन करूंगा अपने देश के प्रधानमंत्री से, और मैं निवेदन करूंगा राष्ट्रपति जी से, और खासकर चुनाव आयोग से कि इन दोनों की राजनीतिक पार्टियों की सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए और भविष्य में चुनाव न लड़ पाए ऐसा भी प्रावधान करना चाहिए। क्योंकि ये घृणा, द्वेष और ईर्ष्या फैलाने पूरे देश में और माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर सरकार को और चुनाव आयोग को सख्त से सख्त ऐसे नेताओं पर कदम उठाना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि लोगों में एक अच्छा मैसेज जाए। और कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, और बेखौफ हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूम सके, फिर सके, रह सके, कारोबार कर सके, ऐसी एक जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, पूर्ण रूप से उसको लोग अपना प्रयोग कर पाए। मेरा तो ये एक आग्रह है। आपका क्या नाम है सर? एडवोकेट राजकुमार चौहान। कानूनन क्या प्रावधान होने चाहिए यदि ऐसा किसी के साथ होता है तो? देखिए, संविधान में हमें गारंटी मिली हुई है, हम कहीं भी जाकर अपना रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, जो भाषा हम चाहें तो बोल सकते हैं। ये हमें संविधान से गारंटी मिली है, फंडामेंटल राइट है हमारा ये। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आके आपको उनको हमसे छीन सकता है, उसको ऐसा कोई भी राइट नहीं है, वो नहीं छीन सकते। कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी ऐसा दल जो चाहे कि हम आपको दबा लें, वो हमको नहीं कर सकता। संविधान से हमें फंडामेंटल राइट मिला हुआ है, उसके आधार पर हमें पूरा राइट है। इसके अंदर कानून बहुत प्रावधान है। सब सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए इस बारे में। वो एक सुओ मोटो ऑर्डर पास कर सकते हैं, और इसके अंदर हाई कोर्ट के पास ही पावर है, 142 में जा सकते हैं। आर्टिकल 142 है संविधान सुप्रीम कोर्ट के पास, उसमें वो जा सकते हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है कि सिर्फ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये सब कार्यवाही कर रहे हैं, जो कि उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि कैसे ना कैसे वैमनस्यता फैलाएं और अपना वोट बैंक को कब्जा करें। मराठी के अलावा महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग प्रांतों के लोग वहाँ पर बस रहे हैं, और हर प्रांत के विकास के अंदर आने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पर आते हैं, वो कार्य करते हैं। उनके कार्य क्षमता से ही उस देश का, उस राज्य का विकास होता है। दिल्ली में देख लीजिए आप, दिल्ली में जो आप देखोगे 90% लोग अलग अलग स्टेट से आकर रह रहे हैं। तो यहाँ पर आकर भी कोई बंदा कह सकता है कि नहीं, तो मैं तो दिल्ली वाला हूँ, मैं तो दूसरे बंदों काम नहीं करने दूंगा, या आपको ये भाषा नहीं बोलने दूंगा, या आपको यह जाने दूंगा। ये एक सरासर गलत है उनका, ऐसा नहीं कर सकते। आपका क्या नाम है सर? सरवंश सिन्हा। यदि आपके साथ कोई ऐसे भाषा के आधार पर भी आप हिंदी बोल रहे हैं, कोई आपको अपनी भाषा बोलने के लिए मजबूर करे और आपके साथ मारपीट करे, तो आप इस केस में क्या करेंगे? देखिए, व्यक्तिगत तौर पर अगर मेरे साथ के कोई भी करेगा पूरे हिंदुस्तान में, तो मैं तो वही ठीक करूँगा। चाहे ये संजय राउत हो, चाहे ये ठाकरे हो, और ठाकरे परिवार में जो ठाकरे नेता परिवार है, उसके परिवार में अगर असल पिताजी का पैदाइशी है, तो मैं चैलेंज करता हूँ कि वो हमें कहें कहाँ आए। नहीं तो मैं कहता हूँ आप पूर्वी दिल्ली आइए, या उत्तर प्रदेश आइए, या बिहार आइए, और आप जो गरीब को जो सिर्फ पेट भर रहा है उसके साथ मारपीट कर रहे हो,
जबकि आपको मैं तथ्य बताऊं कि उत्तर प्रदेश से लोग अगर महाराष्ट्र नहीं जाते, खासकर मुंबई नहीं जाते, तो उनको ये भी नहीं पता कि कैसे खाना बनाया जाता है। ढंग से खाना नहीं जानते थे महाराष्ट्रियन लोग, और आज वो सिर्फ चुनाव के लिए हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ी गलती सुप्रीम कोर्ट का है, जो कॉलेजियम से भर्ती होते हैं। कॉलेजियम सिस्टम जो है संविधान के लिए, खासकर हिंदुओं के लिए और जुडिशरी सिस्टम के लिए कैंसर है। एग्जाम हो आईएएस की तरह, यूपीएससी की तरह, बीपीएससी की तरह, और इस तरीके से जजें भरनी चाहिए। अभी तक इन लोगों ने सुओ मोटो नहीं लिया। ऐसे जजों का क्या काम, ऐसे सिस्टम का क्या काम? लड़ाई अगर होती है कोई मुद्दे पे होती है, और एक तरफ आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट किसी खास समाज के लिए, जो पाकिस्तानी, जो आतंकवादी ऑनलाइन पकड़ा गया, उसके लिए रात में खोल दिया कोर्ट। ऐसे कोर्ट को हम कोर्ट कहेंगे या कोठा कहेंगे? और डरने की कोई बात नहीं है। ये संविधान से देश चलेगा, ये जज से देश नहीं चलेगा। अगर इनमें दम है, इनमें काबिलियत है, एग्जाम करें, रिजाइन करें, एग्जाम का पैटर्न बनाएं, क्राइटेरिया बनाएं, और एग्जाम देके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज बने। आपको मैं एग्जाम्पल करता हूं, सबसे ज्यादा आईएएस यूपी से बनते हैं। कोई बताएगा मुझे सुप्रीम कोर्ट में कितने जज यूपी से हैं? ये नहीं चलेगा। ये जो है, ये धोखा है भारत के लोगों के साथ, भारत के आम जनमानस के साथ धोखा है। एक पुलिस की भर्ती होती है, इतना सीना चौड़ा चाहिए, लंबा चाहिए, दौड़ चाहिए, रिटन एग्जाम चाहिए, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सिफारिश से जज बन रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। और खासकर मैं दिल्ली के 1 लाख वकीलों से कहना चाहता हूं, क्या आपके बच्चे सुप्रीम कोर्ट के लायक नहीं है एग्जाम देने? पास होना, फेल होना अलग बात है। अब बिहार की बात आइए, महाराष्ट्र में बिहारी ज्यादा नहीं है, लेकिन लोग जानते नहीं है, पहले बिहार का नाम लेते हैं। सबसे ज्यादा लोग महाराष्ट्र में यूपी के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, साउथ के भी हैं, बहुत कम लोग बिहार के हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण बिहार बोल देते हैं। तो बिहार की बात करता हूं, बिहार में आईएएस यूपी के बाद दूसरा है। आप बताइए बिहार के कितने जज हैं सुप्रीम कोर्ट में? इन्होंने धंधा बना दिया है कॉलेजियम सिस्टम। और मोदी सरकार से भी मैं कहूंगा, आपने बहुत, किरण रिजिजू ने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया था। मैं कहता हूं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं बड़ी शालीनता से, वकील होके, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, आगे से जितनी भर्ती करनी हो रिटन एग्जाम करे, अगर उसमें क्षमता है तो। और इस तरीके से अपने पेट भर रहे हैं आप, नौकरी नहीं ले रहे हैं आप, अपना पेट भर रहे हैं, बंगला भर रहे हैं, और जो है कानून और संविधान और देश के आम नागरिक के लिए आप कुछ नहीं कर रहे। चलिए सर, धन्यवाद। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम है एडवोकेट विवेक मुलमुंशी। अच्छा विवेक जी, क्या कहना चाहेंगे? ये जो लगातार देश में अराजकता फैलाने के प्रयास किए जा रहे हैं, हिंदी भाषा को लेके चाहे मराठी भाषा को लेके, क्या ये एक चुनावी चोचला है, ये देश के अंदर बंटवारे की सौगात है? ये मैडम, मेरा मानना है कि जो भाषा होती है वो सौहार्द फैलाती है, ना कि आपस में झगड़ा। पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं हिंदी की बात करूं कि महाराष्ट्र के अंदर जैसे झगड़ा हो रहा है हिंदी और मराठी को लेकर, महाराष्ट्र की और मुंबई की जो मेन इकोनॉमिक बेस है वो है फिल्म इंडस्ट्री पर। अगर वो ज़्यादातर हिंदी फिल्में ही हैं, अगर वो इकोनॉमी हटा ले तो महाराष्ट्र भारत का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य होगा। ये जितने राजनेता उनको सोचना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर आप हिंदी को प्रोत्साहित नहीं करेंगे महाराष्ट्र के अंदर, तो उनकी फिल्म इंडस्ट्री अपने आप कोलैप्स हो जाएगी और वहाँ की इकोनॉमी पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। अगर वो सोच रहे हैं सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर जो रहेगा वो हिंदी ही बोलेगा, तो मेरा मानना है कि वहाँ पर सिर्फ मराठी फिल्में ही बननी चाहिए, हिंदी फिल्में नहीं बननी चाहिए। पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री शिफ्ट हो जानी चाहिए नॉर्थ की तरफ। अगर ऐसा हो गया तो जितने राजनेता हैं उनको खुद समझ में आ जाएगा कि हिंदी की कितनी आवश्यकता है पूरे भारत में। हिंदी जो है हमारी राजभाषा है, यानी कि भाषाओं की राजा है, वो जो सबसे ऊपर बैठी हुई है। उसी को मानते हुए सब नेता को सोचना चाहिए कि हिंदी को प्राथमिकता दें और मराठी दूसरी भाषा सेकेंडरी भाषा के रूप में डेवलप करें। अच्छा सर, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, लेकिन अभी तक इन मुद्दों पे कोई शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा है? मैडम, मुख्यतः जो ये शिकंजा ना कसने का कारण सिर्फ एक ही है कि अपनी गवर्नमेंट को बचा के रखना, क्योंकि वहाँ के लोगों का विचार ये है कि हिंदी को हम पीछे करें और मराठी को आगे करें।
अगर ऐसा करते हैं तो मेरा मानना है कि वहाँ गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट बना लेगी, जबकि इससे क्या होगा, पूरे देश के अंदर अराजकता फैल जाएगी और झगड़े पैदा होंगे। चलिए सर, आपका क्या नाम है सर? राम कुमार सोनी। महाराष्ट्र में लगातार मराठी भाषा को लेकर विवाद चल रहा है। जो व्यक्ति हिंदी भाषा में बात कर रहा है उसको मारा जा रहा है, मारपीट की तस्वीरें सामने आ रही है, जबरदस्ती हिंदी छोड़ के मराठी बोलने के प्रयास कराए जा रहे हैं। इससे पहले भी तस्वीरें आई थी, बाला साहब ठाकरे के वक्त बिहार के लोगों को पकड़ पकड़ के पीटा गया था, महाराष्ट्र से बाहर किया गया था। इतनी दिक्कत क्यों हिंदी भाषा से, आपको क्या लगता है? ये मैम, ये जहाँ तक मेरा मानना है, ये केवल राजनीतिक स्टैंड है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है और ये पूरे देश में लागू होनी चाहिए। और हिंदी अगर कोई आदमी बोलता है तो उस बोलने से हमें गर्व महसूस होना चाहिए। लेकिन राजनीति के कारण अलग अलग स्टेटों में वो अपनी जो वहाँ की लोकल भाषा है उसको ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, जो कि गलत है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्या विचार है सर, जो भाषा को लेके लगातार विवाद होते नजर आ रहे देश के अंदर? देखिए मैडम, सबसे पहले तो जो हिंदी भाषी जो लोग हैं, ये एक पूरे भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हिंदी भाषा से प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि वहाँ पे उनको लगता है कि जब हम हिंदी भाषी जाएंगे तो उनके यहाँ रोजगार खत्म करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले हिंदी भाषा देश की प्रथम भाषा थी, लेकिन हमें फिर भी आज भी अगर हमें हिंदी भाषा में बात करनी है तो हमें दो दबाना पड़ता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हिंदी सबसे पहले, हिंदी भाषा मातृभाषा हिंदी, उसके बाद दूसरी भाषा एक प्रादेशिक भाषा हो सकती है। दिल्ली के जो उपयोग में लाने वाली उनकी मराठी भाषा है, उसका भी सम्मान है, लेकिन प्रथम मातृभाषा हिंदी ही होनी चाहिए। मराठियों को ये लग रहा है, पता नहीं किस बात के लिए उनको प्रॉब्लम है। अगर देखा जाए तो केवल मुद्दा हिंदी भाषा के लिए होना चाहिए, उनको हिंदी भाषा के लिए लड़ना चाहिए मराठियों को। मराठी कह रहे हैं कि यदि आप 10 से 15 साल महाराष्ट्र में रह गए, व्यापार कर लिया, तो आप अभी तक क्यों नहीं मराठी भाषा सीख पा रहे हैं? ये तो कंपलसरी होना चाहिए। देखिए, आपकी बात 1% सही हो सकती है, लेकिन देखने की और समझने की बात यह है कि हमें जो भारतवर्ष को जो पहचाना जाता है वो हिंदी भाषा से पहचाना जाता है। महाराष्ट्र जैसे हमारे इंडिया में 32 प्रदेश हैं। अगर सभी प्रदेशों में हिंदी भाषा का इस तरीके से अगर इसका विरोध होने लगा तो हमारी पहचान ही खत्म हो जाएगी। महाराष्ट्र की जो अपनी जो मांग है, ठीक है, उनको वो ये चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक उनको मराठियों को रिजर्वेशन दे दो, वो एक अलग बात है। लेकिन आप हिंदी भाषियों से विद्वेष करेंगे, इसका मतलब तो ये है कि आप वहाँ पे जो चुनी हुई सरकार है, ये मेन उनका देखना है कि हमेशा हिंदी भाषा के लिए एक दबाना है, दो नहीं दबाना। मराठी के लिए 2 दबा सकते हैं, इंग्लिश के लिए 3 दबा सकते हैं। वहाँ की सरकार को ये देखना है कि जो हिंदी भाषी हैं उनका सम्मान हो। आजकल आप देखते भी हैं कि 15-15 दिन के लिए हिंदी पखवाड़ा चलाया जाता है। वो इसीलिए चलाया जाता है कि सर्वप्रथम हमें हिंदी भाषा को रखना है। मैं भी मध्य प्रदेश से हूँ। दिल्ली के अंदर इनकी यहाँ की तो कोई लोकल भाषा नहीं है। अगर हम यहाँ पे मराठियों को पीटने लगे, यहाँ पे हम बंगालियों को पीटने लगे, नहीं। दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है, यहाँ पर सबको समाया गया है। अगर वहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोलने वाले ही नौकरी करने जाते हैं। नहीं तो कल को कोई जाए जिसको मराठी नहीं आएगी, तो फिर अगर मराठी भाषा का इतना उपयोग है, आप चाहे इंजीनियरिंग हो, मराठियों को ये चाहिए कि इंग्लिश का 3रा नंबर आना चाहिए, जबकि वो ही कहते हैं, मराठियों में कहते हैं कि अगर आपको भाषा में, आपको हिंदी में बात करनी है 2 दबाएं, इंग्लिश में बात करनी है 1 दबाएं। मराठी के लिए कभी ये क्यों नहीं है? संस्थाओं को कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। मेरा इतना ही मानना है। सबसे पहले हम भारतवासी हैं और हिंदी भाषी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, विभिन्नताओं में भिन्न अपना देश भारत है। सबसे शुरुआती जो भाषा यदि बात की जाए तो हिंदी है, लेकिन इसके बावजूद हिंदी भाषा को लेके महाराष्ट्र में, बेंगलोर में, कर्नाटका में हिंदी भाषा को लेके लगातार विवाद होते नजर आ रहे हैं। अब ये चुनावी चोचला है या लोगों के अंदर असल में हिंदी को लेकर इतनी नफरत बसी हुई है? अब देखने की बात ये रही कि केंद्र सरकार अभी तक चुप है इस भाषा के विवाद को लेके। कब वो वक्त आएगा जब केंद्र सरकार अपना एक रुख दिखाती नजर आएगी इसके ऊपर? जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक सिंह के साथ।